स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम मौजूद हैं कुलदीप यादव जी के पास, जो कि सरताज जन सेवा ग्रुप के पीआरओ हैं और एक जन सेवक भी हैं। उन्होंने अपनी एक मुहिम शुरू की है जो कि मारुति प्लांट को महेंद्रगढ़ में लाने के लिए है। इस मुहिम के तहत उन्होंने काफी गांव में जाकर इस पर चर्चा भी की और लोगों के विचार भी लिए, और उसके बाद उन्होंने वहां से जो मांग पत्र सरकार को भेजने की मुहिम शुरू की थी उसमें भी ये काफी आगे जा चुके हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि वो कहां तक इस मुहिम को लेकर जा चुके हैं और कहां तक उस पे काम हो पाया है। कुलदीप जी, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताइए कि अभी तक आपकी जो मुहिम है कहां तक पहुंच पाई है, कितने गांव आप कवर कर चुके हैं इस मुहिम के तहत? जी, हमने जो आपने बताया कि मारुति कंपनी का जो प्लांट है उसको महेंद्रगढ़ में स्थापित करवाने के लिए पीछे 10 दिन पहले हमने एक मुहिम शुरू की थी कि हम गांव-गांव जाकर युवा साथियों का और बुजुर्गों का समर्थन लेके, और हमने एक टारगेट बनाया था कि 1000 की संख्या में जो है ना मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा हमें सहयोग मिला कि बहुत जल्द ही, जैसे अभी हम गांव, पूरे जिला तो हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ के लोकल गांव भी अभी कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो मांग पत्र की जो संख्या थी वो 1000 से ज्यादा कल ही हमारी क्रॉस कर गई थी। अब हमने दूसरा विचार किया है कि मांग पत्र की कोई संख्या हम नहीं रखेंगे। हमने टारगेट बनाया है कि जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मंत्री हैं वो इसकी विधिवत रूप से मारुति कंपनी की यहाँ जब तक ओपनिंग नहीं करवा देंगे, उसमें चाहे कितना भी समय लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हम इस मुहिम को जारी रखेंगे और सरकार को हर रोज ये मांग पत्र हम भेजते रहेंगे। जो हमारे जो 1000 की संख्या में मांग पत्र भेजने वाली जो संख्या थी वो हमारी कल पूरी हो चुकी थी और अब इस मुहिम को अभी जारी रखा हुआ है। और क्षेत्र में, पूरे जिले में हमें युवा साथियों का, बुजुर्गों का इस मुहिम में भरपूर सहयोग मिल रहा है। जहां भी हम गांव में जा रहे हैं सभी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाई मारुति कंपनी का प्लांट महेंद्रगढ़ में होना चाहिए। सर, आपको इसके साथ में समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से इस पे हुई है? क्योंकि आप 1000 से ज्यादा मांग पत्र उनको भेज चुके हैं, तो कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक सरकार की? हाँ, बिल्कुल, सरकार की इस पे प्रतिक्रिया आई है कि जहाँ अपने खुडाना में जो सरकार ने IMT स्थापित करनी थी, क्योंकि इसमें जो जमीन दी जाएगी वो डायरेक्ट किसानों से नहीं दी जाएगी। जो HSIDC जो हमारे हरियाणा का औद्योगिक इकाई है उसने वो जमीन एक्वायर करके देंगी, तो उसको लेकर खुडाना में जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो पिछली बार भी पिछली सरकार में भी घोषणा हुई थी और इस साल, इसमें 3 साल पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी घोषणा करके गए थे, उस पे वर्किंग शुरू हो गई है। उसकी जो सर्वे टीम है, पहले उन्होंने सर्वे किया और हमारा जो यहाँ का सर्वे था उन्होंने नेगेटिव भेज दिया था कि यहाँ अनुकूल नहीं है। हमने उस चीज की दोबारा मांग उठाई कि इस सर्वे को आप दोबारा, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट थे जो हमें लगा कि ये सर्वे प्रॉपर रूप से नहीं हुई, अधिकारियों ने लिपापोती करी थी, तो उसमें तो हम दोबारा जो उसका सर्वे का दबाव बनाया सरकार पर, दोबारा सर्वे हुई है। और जो जमीन की बात थी, यहाँ की जो हमारी पंचायतें हैं उन्होंने 22 एकड़ जमीन देने के लिए वो एग्री हो गई है, और जो उनके रास्ते में जिन किसानों की जमीन पड़ती थी वो किसान भी इस बात को लेकर एग्री है कि जितना फुट चौड़ा रास्ता इनको चाहिए हम देंगे और कंपनी यही आनी चाहिए। और जो सरकार की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो विधायक है उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 24 या 25 फरवरी को मुख्यमंत्री यहाँ IMT की ओपनिंग करेंगे और उसी में मारुति कंपनी को लेकर आया जाएगा। और इस सिलसिले में जब हम ये गांव में मांग उठने लगी और हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग इस बात को यहाँ के मंत्री को कहने लगा है कि आप मारुति कंपनी को यहाँ लेके आओ, तो वो खुद मारुति के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं कि इसको महेंद्रगढ़ में स्थापित करवाया जाए। तो इस क्षेत्र की, जो जिले की जो मांग थी वो सरकार के पास प्रॉपर पहुंच रही है और सरकार इस काम में लगी हुई है और हमें पूर्ण रूप से आशा है कि ये मारुति कंपनी और IMT पर मतलब पूरा विश्वास है कि खुडाना में आएंगे। सर, आपको ये क्यों लगता है कि सबसे उपयुक्त जगह महेंद्रगढ़ ही है? क्या सिर्फ इसी वजह से कि आप महेंद्रगढ़ से हैं या कोई इसके पीछे और भी वजह है? देखो, इसके पीछे काफी वजह है, क्योंकि एक तो गुड़गांव में तो ऑलरेडी कंपनी लगी हुई थी। कंपनी खुद इस बात को चाह रही है कि वो दूसरी जगह स्थापित किया जाए, क्योंकि वहां ट्रैफिक जाम ज्यादा लगता है और ये ट्रैफिक जाम जो है रेवाड़ी तक आ गया। हमारा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ जाम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ का वातावरण भी अनुकूल है, यहाँ जमीन भी सस्ती है, यहाँ जो कंपनियों को डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं उस प्रकार के शरारती तत्व भी यहाँ नहीं है। तो कंपनी भी खुद इस बात को इच्छुक है कि मेरठ जिले में इसको स्थापित करवाया जाए और सारी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल है। दूसरा क्या है कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है,
अगर एक बड़ा उद्योग यहाँ आ जाता है तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमारे जिले का भी यहाँ विकास हो जाए, यहाँ भी छोटे उसके साथ साथ उद्योग धंधे स्थापित हो जाए और हमारे जिले के युवाओं को भी रोजगार का जो एक माध्यम मिल जाए, इसलिए हम हमारे जिले की मांग कर रहे हैं और ये बहुत उपयुक्त मांग है। सर, कुछ लोगों का कहना है, जो आपके विपक्षी भी हैं शायद, उनका कहना है कि ये आपका एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए कदम है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो देखो, इस अभिव्यक्ति की हमारे देश में सभी को आजादी है, कोई भी अपने विचार किसी माध्यम से रख सकता है। दूसरा जो बात ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी आंदोलन खड़ा करते हैं पिछले 4 साल से, तो विपक्ष वाले एक ही बात कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनको बार बार एक बात मैसेज देता हूँ मीडिया के माध्यम से भी, जहां भी मेरी कॉन्फ्रेंस होती है, कि आप वो राजनीति करने का हमें मौका क्यों देते हैं? एक आदमी यहाँ पर अभी विधायक है, मंत्री है, क्यों ना इस काम को स्टार्टिंग में शुरू करवा देता। आगे राजनीति करने की, हमें आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की और मांग पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती और पब्लिक भी इस बात को लेकर नाराज नहीं होती कि यहाँ के मंत्री काम नहीं कर रहे। दूसरे जो अगर पूर्व विधायक के समर्थक इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो वो भी सरासर गलत है, क्योंकि विपक्ष का नेता वो खुद है, तो उनके समर्थकों को, अपने नेता को लेकर जब हमारे जिले की या क्षेत्र की कोई मांग आ रही तो उनको खुद आना चाहिए यहाँ। ये तो बड़े शर्म की बात है कि जो यहाँ का विपक्ष का नेता है वो खुद यहाँ जिले की 4.5 साल के दौरान कोई मांग नहीं उठा रही। जब क्षेत्र के लोग, सामाजिक लोग, यहाँ के संगठन अगर बात उठा रहे हैं तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। सर, अगर राजनीति की बात करें तो अभी तो आप भी शायद राजनीति में आने का विचार बना चुके हैं अभी तक, तो आप किसी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? देखो, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो फिलहाल तक तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मैं सिर्फ जनता के आशीर्वाद से लगा हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पार्टी की इस बात को कमी नहीं मानता कि मेरठ जिले में किसी पार्टी की वजह से काम नहीं हुआ। हमारा और क्षेत्र की जनता का और यहाँ के युवाओं का ये मानना है और ये रिकॉर्डली बात है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, तो उसका सबसे जो अहम कारण है वो यहाँ के जो पक्ष का नेता रहा और विपक्ष का नेता रहा। क्योंकि 40 साल से यहाँ 2 नेताओं ने राज किया, कभी रामविलास शर्मा विधायक बने, कभी मंत्री बन गए, हर सरकार में उनकी भागीदारी रही। देवीलाल के साथ भी वो मंत्री रहे, बंसीलाल की सरकार में भी वो मंत्री थे। और जहां दान सिंह की बात आती है तो जब हुड्डा सरकार थी तो वो भी यहाँ उनको सेकंड सीएम का दर्जा अपने आप को मानते थे, लेकिन यहाँ विकास न हो पाया। तो हमारा तो एक जो हम राजनीति में आए हैं उसका उद्देश्य हमें किसी विधानसभा में जाना या पैसे कमाना हमारे उद्देश्य नहीं है। हम तो हमारे जो क्षेत्र का जो पिछड़े हुआ है उसका उद्धार करने के लिए और क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आए। और जो भी पार्टी हमें टिकट देगी नेशनल लेवल की, उस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हमारी सबसे अहम बात यह है कि हम उस पार्टी में जाएंगे जो हमारे जो क्षेत्र की अहम मांग है उनको स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब चुनावी समय आता है तो हर नेता, हर पार्टी का सुप्रीमो हमें यह आश्वासन देता है, पिछले 40 साल से देख रहे हैं कि अब की बार सरकार बदल जाएगी तो आपके जो दक्षिण हरियाणा लगा लो, चाहे मेरठ लगा लो, चाहे SYL का पानी की बात हो, चाहे हमारे मेरठ जिले की विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं ही अब तक अवेलेबल नहीं हो पाई। तो बार बार हमें आश्वासन मिलता है। तो मैं तो जो फैसला है वो जनता के ऊपर छोड़ रखा है। जहां जनता कहेगी कि ये पार्टी उचित है, या अगर मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरी खिलाफत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जो भी बात है प्रॉपर वे में रख रहा हूँ। चाहे वो बीजेपी सरकार की कोई बात आती है तो उसकी भी हम खिलाफत करते हैं, मांग उठाते हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे दूसरी पार्टी में। लेकिन हम इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो सब पार्टियों के खिलाफ बोलता हो। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस बात की कोई परवाह नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरठ का विकास होना चाहिए और यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो ठीक बात है, नहीं टिकट देती है तो हम यहाँ पर लोगों की पंचायतें करेंगे और अगर वो फैसला करेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। महेंद्रगढ़ एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है हरियाणा के अंदर, तो इसके अंदर कुछ बड़े नेता भी हैं, जैसे कि आपके रामदान सिंह हो गए और दूसरे आपके रामविलास शर्मा जी जो कि अभी शिक्षा मंत्री भी हैं। तो उनके सामने आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? देखो, जहाँ विधानसभा की मैं बात करूं तो विधानसभा जरूर बड़ी है, लेकिन नेता कोई बड़ा नहीं होता। लोकतंत्र में सब बराबर है। एक वोट मेरे पास है, एक रामविलास शर्मा के पास है, वो एक दान सिंह के पास है। फैसला तो जनता ने करना है। जहां जनता जिसके साथ जुड़ेगी वही नेता मजबूत होगा। ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई यहाँ का वो शिक्षा मंत्री है तो वो मजबूत है या दान सिंह जी बहुत मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और लोकतंत्र में जनता हर चीज का मैंडेट देती है और यहाँ इन दोनों नेताओं की फिलहाल वर्तमान में बहुत ज्यादा खिलाफत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये नेता यहाँ पर मजबूत है। अगर मजबूत होते तो मेरठ विधानसभा का इतने बुरे हालात नहीं होते। आप मुझे नहीं लग रहा है कि किस बेस पे इनको मजबूत बता रहे हो,
सिर्फ नाम से तो मजबूत होंगे। बाकी अगर आप मेरठ जिले की बात करें तो आज हमारा जिला पूरा हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ है। नेता मजबूत तो वो है जिन्होंने अपने जिले का या अपने विधानसभा का विकास करवाया। मैं इन नेताओं को किसी भी कीमत में मजबूत नहीं समझता, और जो जनता फैसला करेगी वो मजबूत है। अभी आपने कुछ दिन पहले सरकार की आलोचना, जो हरियाणा सरकार है उसकी आपने आलोचना, ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर भी आपने की थी उसकी आलोचना, तो वो क्या मुद्दा था? नहीं, आलोचना वाली उसमें कोई बात नहीं थी। उसमें एक जो हमारे ग्रुप डी के जो इसमें भर्ती हुए थे, तो इसमें क्या कि पहली बार जो हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की जो परीक्षाएं उसमें लिखित रिटर्न एग्जाम करवाए थे। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों की सिफारिश होती थी वो लग जाते थे, और एक बड़ा अच्छा हरियाणा सरकार का कदम था कि हमारे विशेषकर दक्षिण हरियाणा के मेरठ जिले के इसमें बहुत से युवाओं को रोजगार का माध्यम मिला है। लेकिन इसमें जो हमने मुद्दा उठाया था वो सबसे अहम ये था कि इसमें ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं ने डी ग्रुप के एग्जाम दिए थे, और 1000 इसमें यूजी और 5350 के लगभग पीजी जो विद्यार्थी हैं और भी टेक्निकल डिप्लोमा जिनके पास है, उन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जहां शिक्षा विभाग की बात आई तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आने वाले जो 5 साल है उसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी दूसरी परीक्षा में आप भाग नहीं ले सकते। तो ये एक मानव अधिकारों का हनन था, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है कि आपने एक नौकरी ज्वाइन कर ली तो आप अपनी योग्यता दूसरी जगह नहीं दिखा सकते। आज से पहले हमने कहीं ये नियम नहीं देखा था, इसकी आवाज उठाई थी, और सरकार ने बाद में शिक्षा विभाग ने नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वापस ले लिया है। उन्होंने ये गलती मानी है कि ये जो नियम लगाया था वो कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट हो गया था किसी दूसरी भर्ती का, तो गलती से यहाँ पर लग गया था। उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया और उस नियम को वापस ले लिया है, और ये डी ग्रुप के जो परीक्षार्थी जो पढ़े लिखे थे उनके लिए अच्छी बात है। दूसरा, हमने इसमें एक मांग और उठाई थी कि जहां ये 18 साढ़े 18,000 सरकार ने भर्ती की है, तो जो इनकी जहां ज्वाइनिंग दी जा रही है उसमें जो पहले से जो काम कर रहे हैं, जो 8, 10, 12 साल से आउटस्टैंडिंग में जो डीसी ग्रेड पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको हटाकर उनकी जगह ज्वाइनिंग दी जा रही थी। तो हमने सरकार से ये मांग उठाई है, इसमें आलोचना वाली कोई बात नहीं है, कि जो व्यक्ति लगे हुए हैं, हमारे हरियाणा सरकार के पास अदर डिपार्टमेंट में बहुत सी वैकेंसी खाली पड़ी है, तो इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाए। जो व्यक्ति 3 साल से ज्यादा जो काम कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा होगा कर्मचारियों का, उनको दूसरी जगहों का समायोजन कर दिया जाए ताकि वो भी बेरोजगार नहीं हो। अगर ऐसा हुआ, जैसे इनका गणित आया था कि 15,000 जो पहले से जो काम कर रहे हैं डीसी रेट में वो हटा दिए जाएंगे, तो उतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर जो हमें ये परीक्षा क्लियर की है और जिसमें जो नया सिलेक्शन हुआ है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस पे भी सरकार का अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमें उम्मीद है इस बात की, हमने मांग उठाई कि सरकार भी इस बात में पक्ष में रहेगी, और जो डीसी रेट पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हटाने की बजाय दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाएगी, ये मांग उठाई थी। इसमें आलोचना वाली कोई बात नहीं। सर, अभी आपने एसवाईएल के मुद्दे की बात की, तो अभी अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसको कि हरियाणा की नहरों का पानी नहीं मिल पा रहा है, वो आपका लोकल मुद्दा भी है, तो क्या आप उसको भी उठाने की कोशिश करेंगे? देखो, जहाँ एसवाईएल की मुद्दे की बात करूं तो ये जब से हरियाणा बना है जब से मुद्दा चला हुआ है, और जितने भी सरकार आए किसी ने इस पर वर्क नहीं किया। हाँ, ये बात सत्य है कि चुनावी मुद्दा जरूर होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो नजदीक चुनाव का समय आता है तो सारी पार्टियां दक्षिण हरियाणा में हमारे से वादा करके जाती हैं कि अब की बार चुनाव जीतने के बाद में जब भी उनकी सरकार आएगी तो एसवाईएल का समाधान होगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। और जहां आप बता रहे हो कि पानी का बंटवारे का, तो एक सबसे अहम बात है कि एसवाईएल तो बाद की बात है। हमें तो जो हमारे जिले में दक्षिण हरियाणा में और मेरठ जिले में जो पानी मिलना था बंटवारा, उसका समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि उसका सबसे अहम कारण ये रहा कि राजनीतिक रूप से जितने भी मुख्यमंत्री बने वो सारे दूसरी जगह के थे, उन्होंने इस पानी को रोक के रखा है। और जब चुनाव समय आता है, जैसे अभी चौटाला ने भी ये मुहिम काफी चला रखी है कि हम इसको खोद के लेके आएंगे, कस्सी अभियान भी चलाया था, रास्ता भी उन्होंने पंजाब का रोका था, कई प्रकार की बात थी। लेकिन जब उनकी सरकार थी, पीछे भी जब इनेलो सरकार थी, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। जहां कांग्रेसी नेता अभी जो सुरजेवाला के चुनाव लड़ रहे थे वो भी पंजाब में गए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट होता है। रियल में आज तक कोई भी पार्टी इस बात पर काम नहीं कर पाई है, और जब पार्टी सत्ता में आती है तो एक बात जनता के सामने रख देती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे रखा है, लेकिन फिर भी ये फैसला अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो हम पहले भी इसकी कई बार मांग करी है और निरंतर कर रहे हैं कि तो ये समान बंटवारा होना चाहिए। एसवाईएल का जो पानी का जो हमें अधिकार है वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। और हमारे क्षेत्र में आज पानी बहुत नीचे चला गया है, और यहाँ खेती किसानों का एक माध्यम आय का है, तो वो बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए।
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये था कि जो आपका लोकल जो महेंद्रगढ़ है उसका जो हिस्से का पानी है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। जैसे दादरी के अंदर काफी नहरें हैं तो वो पानी वहां जा रहा है, आपके पास आने की बजाय, इधर आने की बजाय वो पानी उधर है। तो मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि वो आप उसको उठाने की कोशिश नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो समान बंटवारा की बात है, वो समान बंटवारा का मतलब ये है कि हरियाणा की जो नहरें चल रही हैं उसमें हमारे जो हिस्से का पानी है, एसवाईएल की बात तो मैंने पहले कहा, उसको साइड कर देते हैं। जो हमारे हिस्से का पानी है वो आज तक हमें नहीं मिला। पानी हमारा जो है ना रोहतक के दादरी से पीछे पीछे रह जाता है, उसमें रेवाड़ी ब्याल या महेंद्रगढ़ ब्याल है, यहाँ प्रॉपर रूप से जो नहरों में पानी छोड़ा जाता है वो पूरा नहीं आ रहा है। किसी में 10 दिन छोड़ा जाता है, किसी में 15 दिन छोड़ा जाता है, और बहुत सी नहरें ऐसी पड़ी हैं जिनमें पानी नहीं आ रहा। तो जो सरकार को तो पहले इस बात पर, विपक्ष की पार्टियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो नहरें ऑलरेडी बनी हुई है, जिसपे पैसा भी खर्च हो चुका है। जब बंशीलाल मुख्यमंत्री थे तो ये नहरें बनी थी, बहुत साल है उन बातों को, लेकिन ऐसी बहुत सी हमारे जिले में, हमारे विधानसभा में ऐसी नहरें हैं छोटी जिनमें एक दिन भी पानी नहीं आया और सरकार का पैसा भी लग गया है। तो ये यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मुद्दा हम कई बार पहले उठा चुके हैं कि हमें पहले समान बंटवारा का पानी बनना चाहिए, ताकि जो नहरें पहले बनी हुई हैं वो चल जाएं। और एसवाईएल तो बनने में एक दिन में नहीं बनेगी, उसमें तो और समय लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सरकार कब लागू करती है कब नहीं, तब तक सरकार अगर हमें समान पानी की दे दे तो हमारे किसानों का भला उसमें हो सकता है। चलो एक बार फिर से हम आईएमटी की बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। तो उसमें आपको कहां तक लगता है कि निकट भविष्य में कब तक ये काम हो जाएंगे कि आईएमटी यहाँ पे आ जाए और मारुति का जो प्लांट है वो भी लग जाए? क्या जो आने वाले 5 साल हैं इनके अंदर ये काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? देखो, जहाँ काम होने की बात है तो उसमें पहले तो वर्तमान जो विधायक है, सरकार है, उसका रुख का देखना पड़ेगा कि वो कितने पॉजिटिव हैं। और फिर दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि भी ये सरकार का भी समय कम रह गया, 10 महीने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई एक सरकार या विधायक एक प्रोजेक्ट को लेके आता है, तो अगर सरकार बदल जाती है तो उस प्रोजेक्ट को बाधित कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है और सरकार अपना मास्टर प्लान चेंज कर लेती है। जैसे हमारे पहले ये जो हाईवे है खड़गपुर से लेकर रायमलिकपुर वाला, ये पिछली सरकार में कई बार पास हुआ था और इसके जो किसानों को जो जमीन एक्वायर करी थी उसकी पेमेंट भी मिल रही थी, लेकिन ये बढ़ नहीं पाया। पिछले 10 साल निकल गए और अब भी 4.5 साल हो गए कि हमारा आज तक मेरठ में कोई सरकार ने, बिना पिछली सरकार ने कोई हाईवे नहीं बनाया, क्योंकि इस सरकार ने उस मास्टर प्लान में उसको चेंज कर दिया। उन्होंने लिख दिया कि नारनौल से लेकर और अम्बाड़ा तक हम अलग एक्सप्रेस वे बनाएंगे, और वो 2022 के मास्टर प्लान में ले लिया। अब देखने वाली बात ये हो जाती कि ये सरकार दोबारा आएगी तो उस एक्सप्रेस वे पे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इन्होंने पहले वाला चेंज कर दिया तो वही आईएमटी वाली बात है कि अभी फिलहाल जैसे यहाँ के विधायक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट दिए कि 24 या 25 फरवरी को मुख्यमंत्री यहाँ महेंद्रगढ़ में आकर इस आईएमटी की ओपनिंग करेंगे। और वो उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस सोशल मीडिया पे मैं जो मारुति कंपनी का जो अध्यक्ष है उनसे मैं मिला हूँ और वो पॉजिटिव है। दूसरा एक बात इसमें और मायने रखती है राजनीति से हटके मैं आपको बताऊं कि जहां भी आईएमटी स्थापित करनी होती है वहां सरकार कंपनियों को नोटिस करती है कि कितनी कंपनियां यहाँ इच्छा जाहिर करती हैं, जो प्लॉट लेने की इच्छुक हैं, जो यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। मेन पॉइंट वो होता है सरकार के अलावा। तो इसमें हम सबसे अग्रणी हैं, क्योंकि हरियाणा में 3 जगह ये बात रखी गई थी। तो हमारे जो महेंद्रगढ़ की जो पुराना की जो आईएमटी का नोटिस दिया तो वहां 100 कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है कि वो यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अगर ये सरकार अब इसकी ओपनिंग करवा कर किसानों को और जो ग्राम पंचायतों को अगर पैसा दे देती है तो अगली सरकार की भी मजबूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो कंपनियां प्रेशर अप्लाई कर देंगी कि भाई हमने यहाँ जो ना अप्लाई कर रखा तो आप हमें प्लॉट दो। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ पर होगा। अभी आपने बात की कि सरकार जब भी चुनाव चाहती है तो उस टाइम पे जब चुनाव होते हैं तो उसके नजदीक की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो एकदम से रुक सी जाती हैं। तो इसी मुद्दे को अगर आगे हम लेके चलते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन से एक सरसराहट सी चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखो, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है वो तो केंद्र सरकार को निर्धारित करना है और हमें तो उस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे सरकार एक बार करवा दे चाहे 2 बार। और हम तो व्यक्तिगत रूप से बात करें तो इस चीज के पक्ष में है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए, क्योंकि उसका एक बेनिफिट हमें मिलेगा।
क्योंकि जब अब जैसे केंद्र सरकार बन जाती है, केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री बनो किसी भी पार्टी से, तो 5 साल तक क्या होता है कि हमारे जैसे अलग अलग स्टेट हैं, कभी 3 स्टेटों में चुनाव आ जाते हैं, कभी 4 में आ जाते हैं, कभी 5 में आ जाते हैं, कभी 1 स्टेट में चुनाव आ जाता है। तो बार बार स्टेट वाइज आचार संहिता लगती रहती है, तो वहां की वर्किंग बाधित होती है। दूसरा, पार्टी के जैसे अब मैं बात करूं कि एक छोटा सा उपचुनाव जींद में जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब कार्यकाल ही 6-7 महीने का बचा हुआ है, 6-7 महीने में ना सरकार विकास करवा सकती, ना विपक्ष वाले कोई बात उठा सकते। तो उस एक छोटे से चुनाव के लिए, और पूरे देश की मैं बात करूं, पूरे हरियाणा के नेता वहां जो ना 1 महीने तक डेरा डाल रखा है, जबकि चुनाव का कोई महत्व भी नहीं था। तो इससे एक तो सरकार का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है बार बार चुनाव कराने से। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे नेता हैं, जैसे जब पंजाब में चुनाव आ गया तो हरियाणा के जितने मंत्री हैं या आगे मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं कि आप पंजाब में जाओ प्रचार करो। तो वो क्या होता है कि यहाँ जब जो महीने विधानसभा का है वो 1 महीने के लिए पंजाब चला जाता है, तो यहाँ के लोगों के काम नहीं हो पाते, उनकी ड्यूटियां वहां लगा दी जाती है। अगर ये पूरे देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए तो उसको पब्लिक को एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 5 साल तक हम अपने विधायक से, मंत्री से और मुख्यमंत्री से प्रॉपर चैनल में काम करवा सकते हैं, क्योंकि वो जनता के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, और प्रधानमंत्री भी अपने जो कार्यों के लिए फ्री रहेगा। क्योंकि इसमें जहाँ रैली की बात आती है तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है रैली को संबोधित करने के लिए, तो वो भी अपनी वर्किंग से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब बार बार आचार संहिता लगती है तो सरकारी काम भी बाधित होते हैं, तो सरकारी कामों को रोक दिया जाता है, कभी पंजाब में रुक जाते हैं, कभी हरियाणा में रुक जाते हैं। तो इसमें जो बिजनेसमैन आदमी है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उस समय तक उनकी वर्किंग में काफी प्रभाव पड़ता है, नई फाइल साइन नहीं हो पाती। तो हम तो इस मुद्दे को पहले उठाया था, और आप जी हमारा व्यक्तिगत यही विचार है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हों तो जनता को अच्छा बेनिफिट होगा। तो आपने अभी जींद की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जींद का जो उपचुनाव हुआ है, इसका रिजल्ट ये चीज बता देगा कि आगे की रणनीति घोषित करेगा कि विधानसभा इलेक्शन साथ होंगे या नहीं होंगे? नहीं, जींद उपचुनाव से तो लोकसभा विधानसभा पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के ऊपर बात है, और इसके साथ साथ हरियाणा के साथ और स्टेटों को भी लेना चाह रहे हैं। सिर्फ एक खाली जींद विधानसभा से इस चीज पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और उपचुनाव में क्या होता है, ज्यादातर सत्ताधिकारी पार्टी ही चुनाव जीत जाती है, कई प्रकार की बातें होती है। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर जींद से कोई फर्क पड़ेगा। तो ये थे कुलदीप यादव जी, जिनसे हमने बहुत से मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, और इन्होंने हर मुद्दे का बेबाकी से जवाब दिया है। स्टेट न्यूज हरियाणा में अमित अमन के साथ राकेश यादव।